नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। 3-4 बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, 2 बहुत अहम गेस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। इमरान खान की सियासी हिकमत अमली ने PTI को आज कहाँ खड़ा कर दिया है। और जो दोनों गेस्ट हैं इनसे बड़े करीबी रिलेटेड हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगे। इसके अलावा इमरान खान का 10 साल हुकूमत करने का जो ख्वाब था वो कैसे चकनाचूर हुआ, ये भी हम उनसे पूछेंगे। इमरान खान और उनके लीडर्स की फ़ौज के ख़िलाफ़ अहम तरीन इदारों के साथ साथ सबसे ज़्यादा फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन ज़बान का मकसद क्या है। फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। बार बार DGI-SPR का ये कहना है कि लीगल एक्शन लें, हुकूमत खामोश क्यों है। इन इशूज़ पे बात करेंगे। इसके साथ साथ ज़ाहिर है गुफ्तगू के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ 2 अहम गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक सीनियर रहनुमा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा सीनियर रहनुमा खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ शामिल हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहसिन बेग साहब, बहुत लंबी तारीफ़ है उनकी, हम 2 चीज़ उठा लेते हैं उनकी, एक हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपसे बात शुरू करता हूँ। आप खान साहब के साथ बहुत रहे पिछले दिनों, पॉलिटिकली उनके साथ आपने बहुत काम किया है। मेरा सवाल ये है कि सर अदम एतमाद की एक तहरीक आई, अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन कामयाब हुई और इमरान खान नाकाम हुए। उस दिन से लेकर हमने फिर इमरान खान के कई बयानिए देखे, जलसे देखे, जुलूस देखा, लॉन्ग मार्च देखा और आखिरी ये जलसा जो 26 तारीख को था वहाँ देखा और उसका सरप्राइज़ देखा। इन तमाम को आपको अगर मैं कहूँ सर 5 मिनट के अंदर इसको आप कलमबंद करें कि क्या इसमें PTI ने, इमरान खान ने हासिल किया और क्या खोया है सर। ये जो डॉक्टर साहब पिछले कुछ महीने हैं ना, इसके अंदर ही सारी PTI का या इमरान खान की जो पूरी क्राइसिस के अंदर आके क्या उसने सस्टेन किया या उस क्राइसिस के अंदर आके उस पॉलिटिक्स को और पूरी पार्टी को बशमूल इमरान खान नुकसान हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि इस क्राइसिस में, इस कैलेमिटी कह लें उनके लिए जो थी, उसमें इनको नुकसान हुआ। सबसे पहली चीज़ यह है कि क्या पार्टी को वहाँ से 150 सीटों के साथ वहाँ से छोड़ के चले आ जाना चाहिए था, इस्तीफे दे देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। अगर पॉलिटिकल विजडम या पॉलिटिकल जो मूवमेंट है कोई भी, अगर आप उसको देखें तो हमें बैठना चाहिए था उस असम्बली के अंदर। और उसके बाद फिर वाक़यात चलना शुरू हुए। इमरान खान का जब स्टार्ट है वो बिल्कुल कूल एंड काम रहा कुछ दिनों के बाद, लेकिन शहबाज गिल का जो मामला है उसके बाद से चीज़ें एग्रीवेट होना शुरू हुई। मैं अगर सारी मूवमेंट को, जो हमारा वोट बैंक उस वक्त जो मेरी पार्टी थी, वोट बैंक हमारा स्वेल किया और उस क्राइसिस में जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ इमरान खान को वो ये था कि पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की सपोर्ट की और हमारे वोट बैंक के अंदर एक अलार्मिंग किस्म का इजाफा हुआ। अब होना ये चाहिए था कि हम उस वोट बैंक को सस्टेन करते, उस वोट बैंक को बचाते और इस वोट बैंक को हम लेके जाते इलेक्शन की तरफ। ये वाहिद हल था। अब इमरान खान को किसने उससे डिविएट किया, उस मेन कोर्स पे जाने से किसने रोका, या इमरान खान क्यों उस मेन कोर्स से हटे, ये कुछ सवाल हैं जो इमरान खान से डायरेक्ट पूछने वाले हैं। बहरहाल वोट बैंक के होते हुए शहबाज गिल के मामले के बाद मामलात ख़राब होना शुरू हुए और फिर उसके बाद ख़राब होते रह गए। फ्रिक्शन शुरू हुई, एंगर आया, एक दूसरे के खिलाफ ज़बान शुरू हो गई और करते 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 लॉन्ग मार्च से पहले तक हमारी पूरी कोशिश यही थी, मेरी कोशिश, कि इमरान खान किसी सूरत लॉन्ग मार्च ना करें, क्योंकि मैं उस वक्त भी कहता था कि इस लॉन्ग मार्च के रिजल्ट के अंदर पार्टी टोटल एक बंदे की पार्टी है इमरान खान की, और एक आदमी कोई शदीद नुकसान होगा और वो इमरान खान है। नुकसान को ये थ्रेट नहीं था कि नुकसान होगा। ये मूवमेंट ऐसी थी कि इस फ्रिक्शन और इसके नजर आ रहा था कि जिस डायरेक्शन में काम चल रहा है इसका नुकसान इमरान खान को होगा। नुकसान क्या है? पॉलिटिकल नुकसान। यानी आपका जो बड़ा ख्वाब है कि आप दोबारा इलेक्शन जीत के आना चाहते हैं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आना चाहते हैं, आपके पास इतना बड़ा वोट बैंक आ गया है, आपने उस वोट बैंक में से कुछ लोगों को लश्कर की सूरत में जब सामने लाकर
पाकिस्तान के मुकाबले में, मैं इदारों के मुकाबले में नहीं कहता हूं, मैं ऐसे कहता हूं कि पाकिस्तान के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि रियासत अहम होती है, हुकूमत आती जाती रहती है। हुकूमती जो रियासत के इदारे हैं उनको हमने बचाना है। उनके अंदर आपकी किसी से गिले शिकवे भी हो सकते हैं, उनके साथ आपके मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे आपकी रियासत के इदारे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पाकिस्तान की फौज है, चाहे कोई भी इदारा है, बचाना तो उसको स्टेट्समैन ने है। तीसरी चीज, इमरान खान से मैं पहले भी अक्सर मैं ये करता था कि हीरोशिप से लीडरशिप का सफर जिस दिन तय हो जाएगा, इमरान खान उस दिन क्योर बन जाएगा, इमरान खान से फायदे होंगे। लेकिन इमरान खान क्योंकि एक ऐसे शीशे के घर में रहने वाला आदमी है, बचपन से फेम ग्लैमर, कि जिस तरफ इमरान खान देखे तो इमरान खान को सिर्फ अपना आप नजर आता है। यानी इमरान खान के पास 5 सेकंड 10 सेकंड की कंसंट्रेशन है, जिस तरफ भी इमरान खान देखेगा तो उसको खुद अपना आप नजर आएगा। फिर हीरो का इशू ये होता है कि वो एज ए लीडर टीम सेलेक्ट कभी भी नहीं करता। हीरो वर्शिप आ जाती है और हीरो के नजदीक लोग पहुंचते हैं, बाय हुक और बाय क्रोक, जैसे भी पहुंचना चाहते हैं पहुंचते हैं। को खुशामद करेगा, जो भी जैसी तबीयत में कुछ ऐसे आंसर देखेगा कि इसको ये चीज पसंद है तो वो उसके मुताबिक जाएगा। यानी ईगो या एथिक्स या इस चीजों को हीरो वर्शिप में हमेशा रौंदा जाता है और वो लोग हीरो के इर्द गिर्द आ जाते हैं और हीरो फिर उसको हर तरफ खुद नजर आता है। एक क्लैबर की दुनिया का बंदा था, इमरान खान को दुनिया के अंदर पजीराई हासिल थी। इस चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। इस हीरो का फायदा भी बहुत हुआ है और इसका नुकसान भी हुआ है। अब मैं अपनी इस बात को कंक्लूड करता हूं कि लॉन्ग मार्च की तरफ चले गए, लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले जो बयानिया है वो लगातार बयानिया है। एक इदारे के खिलाफ, पाकिस्तान फौज के खिलाफ एक बयानिया डेवलप होना शुरू हो गया और वो बयानिया डेवलप करने वाले जो लोग थे, चाहे वो शहबाज गिल है, चाहे वो सवाती साहब हैं, हुए जो सामने नजर आते और जो नजर नहीं आते, मैं सिर्फ ये उस वक्त भी कहता था कि हमें इनके किरदार के ऊपर देख लेना चाहिए कि इनकी अपनी लाइफ का पैटर्न क्या गुजरा है। ये कोई बच्चे तो है नहीं 22 साल के, कोई 40 साल का है तो कोई 60 प्लस है। इनकी अपनी जिंदगियां किस कैरेक्टर पे गुजरी हैं, क्या इनकी बात पर आप एतमाद कर सकते हैं, क्या ये जो बात आपको कह रही हैं ये सच है। मैं ये क्लेम कहता रहा कि ये झूठ कह रहे हैं और आपके ट्रैक को तब्दील कर रहे हैं। वो ट्रेन में मैं मिसाल देता था, वो एक पुराना गार्ड खड़ा होता था और वो एक ऐसे खींचते थे, वो लेवर जैसा होता था, तो ट्रेन चलते चलते इस पटड़ी से दूसरी पटड़ी पे चली जाती थी कि कहीं आपकी ये पूरी ट्रेन किसी और पटड़ी पे ना चढ़ा दे। और वो ही हुआ। अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया बुलेट वाला। उसके बाद हमारा लॉन्ग मार्च में, हमारा तो मैं नहीं, इनका जो लॉन्ग मार्च था वो लॉन्ग मार्च खत्म हुआ। दो सूरत के अंदर आ गया, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब आए, एक तरफ असद उमर साहब आए, 200 बंदा कहीं पे 250 बंदा। खैर वो भी आके तहलील हो गया, डिल्यूट हो गया। और उस लॉन्ग मार्च की शक्ल में आखिर एक चौथे दिन, 4 दिन 3 दिन पहले एक जलसा होता है और जलसे से इमरान खान एक बहुत गुस्से की स्पीच करके वापस चले जाते हैं। इस सारी चीज को असेंबलीज के टूटने से लेके आज तक अगर आप देखें तो किसका नुकसान हुआ है? इमरान खान को हुआ है। और क्या इमरान खान को बताया जाता रहा है कि आप गलत कर रहे हैं? बताते रहे, मैं खुद कहता रहा हूं, पूरी कोशिश करते रहे कि ये काम ना हो। तो किया किसने अपने साथ? इमरान खान ने अपने साथ ये खुद किया और इसका अफसोस भी होता है हमें। मुझे अभी उस तरह मैं कहूं कि क्या मुझे दिली अफसोस होता है इस वाक़े के बाद जो मेरे साथ हुआ है, मैं शायद दिली तौर पे ना कहूं कि मुझे अफसोस होता है। अब मैं ये कहता हूं कि जो हो रहा है फिर आप भुगतें इस चीज को, क्योंकि हम वो लोग थे कि जो हमदर्दी में। सर यहाँ रोकूंगा, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगा। मेरे व्यूअर्स ये सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। वैसे तो ये बातें सामने आई है, बड़ी खिदमत हैं आपकी, बड़ा काम किया आपने इस पार्टी के लिए। आखिर वो कौन सी चंद अहम बातें थी जिसकी बुनियाद पर आपको इस पार्टी से इमरान खान ने अलग कर दिया? मुख्तसर सा जरा आप इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें सर, फिर मैं जाता हूँ मोहसिन साहब की तरफ। प्रिसाइज छोटी सी चीज है। जब हमने ये कोशिश शुरू की, मेरी ये कोशिश थी कि फ्रिक्शन ना हो, हम किसी क्लैश की तरफ ना आए और हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए लाजिम है कि वो बैठ के मामलात को हल करती है। फुल स्टॉप कभी नहीं लगाया जाता। यानी ये वो हम इसको जंग की तरफ ना लेके जाएं कि हमने जीतना है, या हम इसको किसी ऐसा मैच ना समझें कि इसमें किसी भी सूरत हमने इसे जीतना है। ये पॉलिटिकल इनिंग है और हम इसको इस तरीके से लेके चलें। जब हमने ये कोशिश की, सारी शहबाज गिल वाले वाक़े के बाद शुरू हुई और फिर जिस तरीके से हमने एस्टैब्लिशमेंट को मिले, और उस वक्त यही था कि जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमें स्पेस चाहिए। और उन्होंने एग्री किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, आप पॉलिटिकल एक्टिविटी जितनी आप कर सकते हैं आप करें, लेकिन मेहरबानी करें कि इदारे को और शख्सियात को इस तरीके से टारगेट ना करें। उनका पॉइंट भी ठीक था। जब हम तकरीबन इन मामलात को, मेरा यह था कि मामलात हल हों, मामलात खत्म हों, जब हम उसके करीब
पहुंच गए तो इन्होंने फिर मिलने से, यानी इन्होंने उस पूरी हमारी मूवमेंट को डिरेल कर दिया। मैं उस पर भी खामोश हो गया। मैंने कहा हमने कोशिश की, हुई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खामोश हो गया। और फिर हुआ ये कि इन्होंने डायरेक्टली एक आदमी की, जिसको आपकी मैं पूरी सफाई लेके एक एक चीज आप शेयर करूं और फिर मेरे होते हुए आपको कोई टारगेट करना शुरू कर दे, तो इखलाकी तौर पर भी, हमारे कबायली लिहाज से भी, हर लिहाज से भी है कि मैंने आपको फिर अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने आपके मामले में और उस मामले में पूरा किरदार अदा किया। ये इन्होंने क्या किया, सलमान ने उस पूरे जो हमारा नैरेटिव जो कुछ भी हो चुका था, इन्होंने बाय डिजाइन आके उसको हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब को कुछ और कहा और उन्होंने आकर वहां पे चला दिया एक 2 मिनट का क्लिप। यानी वो तमाम जो चीज हमारी थी उसको किसी और तरीके से पेश करके ऑन एयर कर दिया। ठीक, अब ये वो चीज थी कि मैंने कहा आपने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मैंने रोज टीवी के ऊपर सिर्फ एक पर्सनैलिटी का दिफा किया कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए कि इस कौम के, मुल्क के सबसे अहम तरीन इदारे के ऊपर बैठी हुई अहम तरीन शख्सियत को हम इस तरह मिलाइन करना शुरू कर दें कि पूरी दुनिया को हम कहें कि यानी हम क्या कर रहे हैं। उस पर इन्होंने मुझे एक शो कॉज नोटिस दे दिया। शो कॉज नोटिस मिल गया मुझे। मैंने फिर हामिद मीर साहब तक बात पहुंची कि वो बंदा मैं था जो कि सलमान को लेके गया था। मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया, तो देन आई थॉट अब मेरे पे लाजिम है कि मैं तमाम मामले को क्लियर करूं। आपने मामले को क्लियर किया और इस तरीके से आपको वो कर दिया। मैं आता हूं, फिर दोबारा आता हूं, बहुत अहम सवाल मेरे पास है आगे भी। मोहसिन बेग साहब, आप भी माशाल्लाह बहुत करीब रहे हैं और आपके पास भी सवाल है। आपने देखा होगा आदम एतमाद के बाद और 26 नवंबर तक जो ड्यूरेशन है, लेकिन मैं ऐड करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने और पीटीआई के अहम तरीन जो लीडर्स हैं उन्होंने इदारों को टारगेट बनाया, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदलिया हो, और सबसे ज़्यादा टारगेट आपने फौज के ऑफिशियल्स, फौज के सिपहसालार और पूरी फौज को बनाया। इवन तक के जो शोहदा थे उनको भी नहीं छोड़ा। क्या मकासद थे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली आप इमरान खान साहब को गवर्नमेंट बनाने से पहले और फिर जब वो गवर्नमेंट में आ गए, पावर में आ गए, और उसके बाद का उनका जो लाए अमल था वो टोटली 90 डिग्री चेंज था। उसमें फॉरेन एलिमेंट्स और बहुत से लोग, ये बाद में हमें पता चला कि इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं, और ये कोई कहे कि ये फॉरेन एजेंडे में काम नहीं कर रहा था तो मैं उसको चैलेंज करूंगा और मैं साबित करूंगा। मैं इन्वेस्टिगेशन में रहा हूं, जर्नलिज्म में, और मैं बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट स्टोरीज कर सकता हूं। ये 2 टारगेट थे जी पाकिस्तान के एनिमीज के, और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो खान साहब ने करनी थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पावर में आए, सब चीजें आपके सामने हो और डेलिबरेटली आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें। और जितने आपके एडवाइजर्स थे इलेक्शन से पहले, और जो वादे वहीद और जो तकरीर आपने की लोगों से वोट लेने के लिए, आप उससे फिर जाए। तो 2 टारगेट ये थे कि जी पहले तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरीके से डिरेल किया जाए, और दूसरा था फौज, रियासत के इदारे को। अब आप देख लें कि जब ये आए, मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ, क्लिप भी मिल जाएंगे, मैं इस हक में नहीं था कि ये असद उमर को ये दिया जाए फाइनेंस का पोर्टफोलियो। इन्होंने उनको दिया, उसके बाद इन्होंने चेंजिंग शुरू की, हर काम वो किया। मेरे आप क्लिप्स और तहरीरें पहले से उठा के देख लें, मैं कह रहा था ये इकॉनमी तबाह करने के ऊपर तुल गए, मैं इनसे बहुत लड़ता रहा। वो काम हुआ, फिर उसके बाद ये मुसलसल, ये सिर्फ एक हैंडलर के पीछे लग के इन्होंने, उसी ने इनको कहा कि आप फौज को प्रेशराइज करें, और वो प्रेशर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गया। तो बेसिक एजेंडा यही था कि इकोनॉमी, एंड द सेकंड वाज फौज को डिवाइड करो, फौज को मलाइन करो, फौज को अंडरमाइन करो। और मैं आपको बता दूं, ये उसमें अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता, ये बहुत हद तक उसमें कामयाब था। और जो आपने इंट्रो में कहा कि इसका प्लान था 10 साल, देखिए प्लान बिल्कुल जरूर था, अपनी मर्जी का ये बंदा लाना चाह रहे थे, बंदा इनके साथ था। उसने 3 साल में एक अहम अदारे में बैठ के जो काम किए वो एक ASI, SHO या एक पुलिसमैन भी नहीं कर सकता, लेकिन वो कर रहा था इनको प्लीज करने के लिए। अगर
वो शख्स ही ऊपर आता तो मैं आपको बताऊं उसका पहला टारगेट ही इमरान खान होना था, क्योंकि उनके अपने एक अज़ाइम थे। नुकसान बहुत हुआ इस मुल्क का, क्योंकि एक चीज तो साबित होगी, पौने 4 साल में ये शख्स गवर्नेंस नहीं कर सका, मुल्क को कहीं ले जा नहीं सका, कोई पॉलिसी कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सका, कोई कानून नहीं बदले, कोई आवाम को रिलीफ नहीं दिया। बेसिकली ये इसकी सोच नहीं थी, ये डेमोक्रेट सोच का मालिक भी नहीं है। वरना जैसे अभी रोकड़ी साहब कह रहे थे, मैं बहुत बार कह चुका हूं, अगर छोटी मोटी भी कोई पॉलिटिकल सेंस होती तो आप असेंबली में 123 सीटें आज भी इनके पास हैं, और ये बाहर आ गया, और बाहर आके इसने एक नया फसाद शुरू कर दिया। और झूठ, मतलब उस शख्स का तो कोई इलाज ही नहीं है ना, जो आपके मुंह पे झूठ बोले और डेली बोले और रिपीट करे, और अभी तक कर रहा है और जिद पे है। मतलब आपने देखा कल परसों भी उन्होंने कहा जी 4 गोलियां तो वहां गवर्नर के जिस्म कपड़ों में से गुजर गई। गोलियां थी, क्या था? झूठ बोली जा, कहता मुझे 4 गोलियां लगी है। मैंने चैलेंज किया हुआ कि एक गोली इंडिपेंडेंट करवा दे, कि एक गोली का जख्म इसकी टांग पे जो जुर्माना हम हाजिर। मकसद ये है कि आपने इतनी पोलराइजेशन की हमारी सोसाइटी में, पोल्यूट किया अगेंस्ट द आर्मी, अगेंस्ट जो हमारे रियासत के अदारे थे, उसमें अदलिया है, उसमें इलेक्शन कमीशन है, उसमें सब कुछ है। तो मकसद क्या था? फिर आप कहते हैं कि जी मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है। भाई क्या दिया आपको? आप लोगों से मांग के ज़कात फितराने के पैसे या लोगों के खर्चे पे तो आप पलते हैं, तो आपको दिया क्या था? हाँ, सिर्फ ये पावर हंगरी है, ये वापस पावर में आना चाहता है, ये सारा फसाद, क्योंकि एजेंडा कंप्लीट नहीं हुआ और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। जहां तक सियासत की बात है, ही इज हिस्ट्री। मैं पहले भी लोगों को कह रहा था, मैं इवन डॉक्टर साहब हैंडकफ में कह रहा था कि ही इज अ हिस्ट्री, ये जाएगा। हालांकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था। मकसद ये है कि आपके जो अज़ाइम थे, आपने जितना लोगों को, हमारी यंग जनरेशन को, एक मासूम लोगों को वर्गलाया है। अब आप देखें परसों जो ये हेलीकॉप्टर से उतरे हैं नूर खान एयर बेस, वहां से जो इनका वेन्यू था जहां पे जलसा था, वो 15 मिनट की ड्राइव है, नॉट मोर देन 15 मिनट। ये 4 घंटे बाद आया क्योंकि पब्लिक नहीं थी नीचे। और इसने खुद कहा अपनी तकरीर में, खुद कहा कि मैं डिले हुआ, लोगों ने कहा ये भी लोग आ रहे हैं। मकसद ये है कि आपकी जो पॉपुलैरिटी का जिक्र रोकड़ी साहब कर रहे थे, मैं जर्नलिज्म में, मेरा सब्जेक्ट ही पॉलिटिक्स है, 36 साल हो गए इस काम में। ये बबल होता है, ये जो पहले गवर्नमेंट से जब उतरा तो इतना अनपॉपुलर था कि कोई शख्स, इसकी सारी पार्टी के लोग ये चाहते थे कि आप हमें दूसरों से टिकट दिलवा दे, नून लीग से। हर बंदा नून लीग की टिकट मांग रहा था। ये अब जो पॉपुलैरिटी में इजाफा, वो इट्स अ बबल। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में ये पॉपुलैरिटी, मैं पूछूंगा लोगों से कि वो कहां गई, वो पॉपुलैरिटी किधर है? क्योंकि झूठ पे मबनी एक बयानिया आपने ऐसा बना लिया, अमेरिका के खिलाफ, फलां के खिलाफ, फलां के खिलाफ। ओ भाई खुदा का खौफ करो। लीडर की डेफिनेशन ये नहीं है जो आप हैं। यू टर्न, कल भी एक लोगों को एक नया मंत्रा बता गए कि ये असेंबलियों से, मैं आपको बेट करता हूं ये कभी असेंबलियों से रिजाइन नहीं करेगा, और ये करेगा आधी पार्टी इससे भाग जाएगी, क्योंकि लोगों को पता है इसका फ्यूचर नहीं है। और जिन लोगों पे ये बोतान लगा रहा है, ये बता दे खुद कि ये पावर में कैसे आया था उनके बगैर। अगर वो ना होते तो ये कल इस्लामाबाद आ जाता ना, ये इस्लामाबाद से वापस लाहौर भाग गया। दलेर तो भाई साहब इतनी है, हमारे घर में 600 पुलिस वाला भेज दिया, 6 केस एक दिन में रजिस्टर्ड कर दिए पूरे पाकिस्तान में, तो आप क्यों डर रहे हैं? फ्यूचर मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटिक्स बंदे की जीरो है, पॉपुलैरिटी अपनी जगह होगी। बहुत से हीरोज हैं, मूवी एक्टर्स हैं, फिल्मों में हीरो आता है, बहुत पॉपुलैरिटी होती है। अगर मैं एक बहुत अहम सवाल भी आपसे करना चाहता हूं आपकी मौजूदगी का। ये बात तो सबको पता है कि वो जनरल फैज़ को लाना चाहते थे, लेकिन सर ये आप बताइए कि जनरल मुनीर के जो मौजूदा आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं, उनके खिलाफ ये इतने ज़्यादा क्यों थे? इसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी एक तहरीक चलाई, एक पूरा उन्होंने एक महाज खोला और अपने लोगों को इस्तेमाल किया और इस पोस्ट को मुतनाज़ा बनाया। और जनरल आसिम मुनीर साहब को निशाना क्यों बनाना चाहते थे? क्या उनसे उनकी इख्तिलाफ था सर? देखिए, इख्तिलाफ तो जो बेसिक मुझे पता है वो पता है, सिर्फ बाकी लोगों को भी पता है काफी को।
जब ये डीजी आए थे तो उस वक्त इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बताया कि आपके घर में और आपके घर के इर्द गिर्द जो लोग करप्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म रखा है, देखिए कोई भी डीजीआई हो या एमआई का हेड हो, उसका आईबी का हेड हो, उसका काम है प्राइम मिनिस्टर को बताना। तो अब ये आप, मैं नहीं कह रहा, आप 10 बंदों से पूछ लीजिएगा कि जिस शख्स ने भी इनकी बेगम के बारे में या वो फरा गोगी साहबा के बारे में कुछ बात की है, तो मैं मोहसिन बेग साहब का शायद स्काइप इस वक्त ब्लॉक कर गया, तो छोटा सा ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, फिर वापस आता हूँ, फिर अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूँ। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मैं पहले मोहसिन बेग साहब की तरफ आ जाता हूँ ताकि कंटिन्यू करें वो अपनी बात को जो हमने जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से पूछा है। जी मोहसिन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था कि देखिए कोई भी प्रोफेशनल सोल्जर हो या किसी एजेंसी का हेड हो, उसका काम है कि प्राइम मिनिस्टर को आगाह करना कि उनके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। जब उन्होंने एक दो चीजें उनकी बताई और फिर उसके बाद खान साहब की कुछ फरमाइशें थी कि आप पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जो लीडरान हैं पाकिस्तान में उनके खिलाफ ये करें, तो उन्होंने सिंपली रिफ्यूज किया और उनको कहा कि हम लोग किसी पे केसेस, इस किस्म के केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं बना सकते। तो ये खासे खफा थे और खासकर क्योंकि जो इनकी बेगम है वो ये बहुत ज्यादा उनके इन्फ्लुएंस में है और जिस किसी ने भी उनकी करप्शन या गोगी की या जो बुजदार थे उनके बारे में बात की, वो बंदा इमीडिएटली जिस भी ओहदे पे था उस गवर्नमेंट में उन्होंने, खान साहब ने उसको निकलवा दिया। और इस इशू में भी यही हुआ। उस वक्त काफी लोग गवाह हैं इस चीज के, बहुत लोगों ने इनको समझाने की कोशिश की कि एक प्रोफेशनल सोल्जर है, आप अपने घर को इन ऑर्डर करें, जो करप्शन हो रही है, जिस किस्म के उस हीरो के सेट और चीजें गिफ्ट ली जा रही थी, नेचुरली जब आप किसी को किसी से इस किस्म के तोहफे लेते हैं तो नेचुरली उसका कुछ ना कुछ बदले में आप देते भी हैं, जो कि अब सारा कुछ खुल के मीडिया के सामने आ गया और आने वाले दिनों में वो ट्रायल चलेगा, आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ निकलेगा। ठीक है तो उस पे ये खफा थे। ठीक है, मैं खुरम साहब आपकी तरफ आता हूँ। खुरम साहब, वैसे मैंने एक ट्वीट किया था, पता नहीं आप उससे एग्री करें नहीं करें, कि इमरान खान साहब जब ट्रम्प से मिलके आए थे पाकिस्तान तो उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। तो 10 साल हम सुनते थे उस ज़माने में, 10 साल अगली 5 हुकूमत भी हमारी है, 10 साल हुकूमत भी आती है। तो मैंने कहा शायद वो ख्वाब जो चकनाचूर हुआ उसमें शायद 4 अहम पॉइंट्स थे। एक तो ट्रम्प का इलेक्शन हारना, अदम एतमाद की तहरीक का पास होना, फौज का न्यूट्रल हो जाना और मनपसंद आर्मी चीफ का ना बनना, ये उनके ख्वाब का चकनाचूर था। क्या कहेंगे इसके ऊपर? थोड़ा सा और एक बहुत अहम सवाल भी शामिल करूंगा, क्या वजूहत है कि पीटीआई मुसलसल, आप उस वक्त हिस्सा थे सर जब इमरान खान और वो तमाम लोग, उनकी मीडिया सेल, उनके लोग, और अब तो बहुत ज़्यादा आर्मी चीफ के ऊपर, जनरल फैसल नसीर के ऊपर, ब्रिगेडियर फ़हीम के ऊपर, ब्रिगेडियर राशिद के ऊपर एक लंबी लिस्ट है कि वो संगीन इल्ज़ाम भी लगाते हैं, गालियां भी देते हैं, अब्यूज़ लैंग्वेज भी हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? डॉक्टर साहब, पहली चीज पे आता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मीडिया टीम जो आपने कही, बाकियों को तो छोड़ देना। मुझे शोकॉज के बाद, एक टर्मिनेशन के बाद, उसके बाद इसी मीडिया टीम ने मेरे, यानी इन्होंने ये इनका एक पूरा एक सेल है। और अब तो क्योंकि जब इंसान के साथ खुद बीतती है तो उसको ज्यादा इल्म होता है कि क्या कैसे ऑपरेट करता है वो। और वो कोई ये नहीं होता कि कोई बहुत दूर बैठ के अपने तय ये काम कर रहा होता है। एक पूरी जनरेशन की जाती है, एक डायरेक्शन दी जाती है, और उसके बाद ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर एक ताकीर की, झूठ की और गंदी गलीज किस्म की मुहिम चलाई जाती है, जिसको मैं फेस कर चुका हूं।
और मैं उसको फेस कर भी रहा हूं और अल्लाह ताला खैर करेगा। मैंने उस दिन भी कहा था ऑन रिकॉर्ड कि इस चीज को ये शायद भूल जाएंगे कि इन्होंने जो कुछ किया, इस चीज को शायद मैं जिंदगी पूरी नहीं भूलूंगा और अल्लाह ताला आसानी करेगा कि अब क्या आगे क्या होता है इनके, जिसने इसके अंदर भाग भाग के हिस्सा लिया। ये पूरी एक मूवमेंट जनरेट करते हैं और उसके अंदर फिर झूठ, गालियां और एक फियर, टेरर क्रिएट करते हैं, एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है इनका एक पूरा जो सेल है। और फिर उसके बाद ज़ॉम्बीज की सूरत में कुछ लोगों को इन्होंने उस स्टेज पे ले गए हैं कि उन लोगों को तराजू, मवाजीन, तमीज, तहजीब, माँ बाप की इज्जत, किसी चीज की कोई शर्म, कोई हया, किसी चीज का कोई ख्याल नहीं रहता। और उसके बाद वो ना उस बंदे की माँ को छोड़ेंगे, ना उसकी बहन के ऊपर बात करने पे आएंगे, ना उसकी बीवी को, ना उसकी बेटियों को, हर किस्म की गलाजत वो बकेंगे क्योंकि छोटा सा फोन हाथ में है, कहीं से भी बैठ के कहां से भी जनरेट कर रहे हैं। और फिर कुछ ज़ॉम्बीज उनके साथ मिलकर उस मूवमेंट को लेकर आगे चलते हैं। सबसे जो भयानक या गंदा जो किरदार जिसको मैं ये भी चाहूंगा कि आप जो मीडिया वाले हैं और बाकी पार्टीज भी हैं कि ये जो किरदार कुशी की एक गंदी गलीज मुहिम शुरू होती है, इसके ऊपर कोई कंसेंसस हो। पता नहीं, आई डोंट नो कि मैं किसी से मशवरा करूं कि आई शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट, उधर जाके मैं इस चीज को लेके आऊं कि कुछ एथिक्स होती हैं, कुछ बाउंड्स होते हैं कि आप इनके बाहर कभी भी नहीं जाते। ये हर बाउंड को क्रॉस करते हैं। अब इदारों के या जिसके भी ये मुखालिफ होंगे, इनका ये एक ही पैटर्न है उस टीम का जिसको अब मैं फिजिकली जानता हूं कि कैसे ये करते हैं। उसके बाद ये प्रेशर डेवलप करना शुरू करते हैं और एक झूठी और गलाजत की एक पूरी मुहिम शुरू हो जाती है जिसको मैंने फेस की और सारी जिंदगी मैं शायद इस मूवमेंट की कुछ चीजों को कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। और ये नहीं होता कि वो मूवमेंट, फिर मैं कह रहा हूं कि कहीं दूर से हो रही है, बिल्कुल इनके आसपास से, इर्द गिर्द से होती है। तो दिस वाज द मोस्ट हीनियस काइंड ऑफ अ क्राइम विच आई फील, एक हैरेसमेंट है, एक हैरस करना। चले हम तो ऐसे आदमी थे, या मोहसिन बेग साहब को भी मैं जानता हूं, ये भी ऐसे हैं कि एक नर्व्स का तकड़ा आदमी हो या जो आगे स्टैंड ले जाए, खड़ा हो जाए, बाकियों के साथ ये क्या करेंगे। या जो आदमी किसी मकाम के ऊपर बैठा हुआ है या इदारा जो कि इस मुल्क की बका का जामिन है, उसके ऊपर इस मूवमेंट का यानी क्या करेंगे। इन्होंने एक ऐसा, वो एक वेव्स की सूरत में इनकी ये चीज आती है। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। मैं अच्छा किया आपने मीडिया वाली इनकी बात की, जिसको मैंने कहा कि आपके सामने लोगों को भी एक्सप्लेन करूं कि हर वो गलाजत, हर वो गंदगी जो कि कोई तो क्या खान साहब इसको सुपरवाइज करते हैं सर? क्या वो खुश होते हैं ऐसी चीजों से? ही नोज इट। अगर कोई कहे कि ही शुड डिनाई इट, ही नोज दिस थिंग। क्यों नहीं इमरान खान ने अगले दिन आके शटअप कॉल दी या किसी को भी कि इस किस्म की आप बात नहीं करेंगे? नॉट फ्रॉम एक सिंगल लीडरशिप का। मैं शायद उन बंदों में से था जब मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा फौत हुई। मेरा ऑन रिकॉर्ड है, मेरे शायद मियावाली के अंदर मुझे लोग इस वजह से मेरे साथ लोग ज्यादा भी चलते हैं क्योंकि जब किसी की फौतगी के ऊपर गलाजत की मूवमेंट शुरू, शायद मैं उन लोगों में से था जो उस वक्त भी कहता था कि यह काम हमें नहीं करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस हद तक करनी चाहिए। क्या एक स्टेटमेंट आज तक आई है इमरान खान की तरफ से या उनके किसी लीडरशिप की तरफ से कि तो आजम स्वाति और शहबाज गुल जिस तरीके से मौजूदा आर्मी चीफ को, अभी वो जॉब में हैं, जो नसीर फैसल नसीर को जो डीजीसी हैं, उनको जो लफ्ज लिखा है, क्या इसमें पूरी इमरान खान की ताईद हासिल है सर? 1 मिनट आपके पास है सर। देखिए ना डॉक्टर साहब, इस शहबाज गिल की मैंने पूरी रिपोर्ट बना के इमरान खान को दी कि इसको किसी ने, ये जो कहता ड्रामा कर रहा है और ये जो गलाजत इसने कल बोली है मीडिया के ऊपर, और इसने हमारी कौम की वो जो एथिकल एक मयार था ना, इसको भी उसने क्रश करके रख दिया है। पूरी रिपोर्ट दी थी कि ये झूठ बोल रहा है। इमरान खान को पता है कि ये झूठ बोल रहा है। अगर आज ये जो कुछ कर रहा है, इमरान खान को रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोका जा रहा? यानी किस लिए हो रहा है कि ये चीजें क्या आप समझते हैं? दूसरा मैं फिर कहूंगा, चाहे शहबाज गिल है चाहे आजम सवाती है, दोनों का करैक्टर उठा लें, बाजोड़ के उन बच्चों को उठा के ले आए जिनको एक गाय घुसने के पीछे आप 12-12 साल की बच्चियों को इस जालिम और इसके गार्ड्स ने इसकी मौजूदगी के अंदर उसको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया और जिस तरीके से फिजिकल हैंडलिंग की उनके साथ, उनके ब्रूजेस और उनके मुंह फट गए। आप इस बंदे की बात पर ट्रस्ट करेंगे? और ये आज कौम का, और पूरी सोचें कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 कैरेक्टर्स इस वक्त बोल रहे हैं, शहबाज गिल
आजम सवाती, दोनों का पुराना करैक्टर उठा लें, अमेरिका से ले लें, दुबई से ले लें, इनका देख लें क्या, यानी हम ठीक है सर, मेरे पास क्योंकि वक्त मुझे दूसरे मेहमान को भी देना है, वरना बहुत कुछ आपसे और बात करनी है, किसी स्टेज में करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर मोहसिन बेग साहब की तरफ आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मोहसिन बेग साहब, वो अल्फाज मैं बोल भी नहीं सकता टीवी में क्या दिखाऊं जो आज़म स्वाति, शहबाज गिल, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी, शेख रशीद अदा कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। इनका कोई इलाज है सर? आप समझती हैं सर? और ये कोई मामूली चीज़ों पे नहीं बोल रहे हैं, आपकी नज़र में भी है। दूसरा एक और चीज़ अटैच कर देता हूँ मैं सर, अभी न्यूज़ है, शायद आपको पहले होगी, कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो अर्ली रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है। कैसे देखते हैं सर इसको? डॉक्टर साहब, बेसिकली मैं समझता हूँ कुछ लोगों को इस मुल्क में अगर आपने रूल ऑफ लॉ लाना है तो कुछ को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, और उसमें एक ये साहब भी हैं। और जो दो साहब, मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, मेरी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनका माजी, जैसे इन्होंने कहा कि आप चेक कर लें ये कहाँ से आए, कैसे लैंड किए, कैसे उन्होंने पीटीआई में घुस के किस तरीके से उसको तबाह और बर्बाद किया। इनका इलाज बिल्कुल है, वो थोड़े दिनों में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आप कभी रियासत के साथ टक्कर नहीं ले सकते। हाँ, कुछ लोगों ने आपको ये बावर करवाया और आप ये समझ रहे थे, क्योंकि आप अंडर इन्फ्लुएंस हैं एक ड्रग के, आप ग्राउंड रियलिटीज को मानते नहीं है, क्योंकि आप इल्यूजन में हैं और आप समझते हैं कि जो मैं करूंगा और जो मैं कहूंगा वो होगा। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और मेरे समेत मैं उसका अपने आप को भी इल्जाम ठहराता हूं कि हमने 3.25 साल ऐसे शख्स को इस पाकिस्तान की बागडोर दे दी जो इसके अहल नहीं था। और अभी आज के बाद और कल के बाद, खासकर कल सेरेमनी है, कल के बाद आप देखिएगा एक नया जो है वो रूल ऑफ गेम्स तय होंगे। कोई शख्स खड़े होके किसी भी अदारे को या उसके किसी ऑफिसर को इस तरीके से मलाइन नहीं कर सकता विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ। आप गाली देंगे तो गाली का जवाब आपको बहुत सॉलिड किस्म का मिलेगा, और आप याद रखेंगे। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी अगर ये नहीं है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सालमियत खतरे में है। और ये एक वो एजेंडा था जिसको इमरान खान लेके चले थे कि पाकिस्तान की फौज को अंडरमाइन या खुदा ना खास्ता इतना डैमेज कर दिया जाए ताकि जो बाहर की कुफ्ते हैं, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा पाकिस्तान का। और ये खाली पाकिस्तान का लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, हमारे अरब कंट्रीज का भी है। और ये बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत इस पे अमल किया जा रहा था। और ये जो लोग आप कह रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो उस एजेंडे के तहत बोल रहे हैं। वरना आप देखिए, इनमें किसी को जरूरत है कि हमारे फौज के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करे और विदाउट एनी प्रूफ। और आप ऑफिसर्स का नाम लें जिन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 साल इस फौज में सर्व किया और कुर्बानियां दी हैं। आपके पास क्या सबूत है कि आप कह रहे हैं जी फलां बंदा भी इन्वॉल्व है, फलां भी इन्वॉल्व है? तो मकसद ये है कि ये एक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा था, इनको फंडिंग भी मिल रही थी, ये यहाँ पे स्पेशली पर्पजली लॉन्च किए गए। और वो आपको आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रीवियसली फैज साहब बहुत ज्यादा मनूवरिंग कर रहे थे, वो 3.5 साल रहे पावर में, उन्होंने फौज को बदनाम किया, फौज को ऐसा मलाइन किया पब्लिक की नजर में कि वो तो खान साहब तो छोटे छोटे बच्चों के पास जा रहे हैं जो हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे आके इस कौम को, इस मुल्क को सर्व करना है, आप उनके दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। तो ये नहीं होगा आने वाले दिनों में, ये मैं आपको लिख के देता हूं। और ये हालात आपके बदल जाएंगे कल से। और ये जो अंडरमाइन कर रहे हैं अदारों को और हमारे मुल्क को और हमारे जो अस्करी अदारे हैं उनको, ये नहीं होगा। और ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया, अल्लाह गवाह है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनका तो पीछे का नहीं पता कि ये हैं कौन, ये लैंड कैसे किए, ये इनके पास जो पैसे हैं ये कहां से आए, ये अपना ट्रेस नहीं दे सकते। तो आके इस तरीके से गुफ्तगू करना, और देखिए जो इज्जत है, जैसे रोकड़ी साहब ने कहा सोशल मीडिया पे, यकीन कीजिए मैंने मेरे ऊपर भी बहुत किया, मैंने अभी अपनी टीम रखी हुई है ताकि इनको जवाब दिया जाए, क्योंकि इनकी नजर में इनकी माओ बहनों की कोई इज्जत है नहीं, हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चाहते
कि उसकी हिफाजत कैसे करनी है, क्योंकि इज्जत वही दे सकता है जो इज्जतदार आदमी हो। और इज्जत डॉक्टर साहब एक वाहिद चीज है, देने से बढ़ती है, कम नहीं होती। पैसा कम हो सकता है, इज्जत कम नहीं होती। इस शख्स को इज्जत देना आती नहीं है, ये समझता है मैं अबव एवरीबॉडी हूं। नहीं, आप मांग के, आप मुफ्तबर हैं, चंदा खैरात पे आप पलते रहे, लोगों के पैसों पे पलते हो। आज भी बता दे कि इसकी गाड़ी में पेट्रोल कौन डलवाता है, इसके बिजली के बिल कौन देता है, जो आप जुर्माना ये अपनी जेब से देता हो तो मैं हाजिर हूं, आप मुझे फाइन कीजिएगा, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं। ये शख्स उठ के हमारे इज्जतदार लोगों के ऊपर बातें करे तो ये कैसे हो सकता है? अली सर, कितना मैं असर चलेगा? एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर। कमर बाजवा साहब, जनरल कमर बाजवा साहब ने तो बहुत, जिस तरह उन्होंने स्पीच भी की कि बहुत बर्दाश्त किया। अच्छा सर, DGISPR की मुझे स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा कि हुकूमत से कि इन बातों पे लीगल एक्शन लें क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स के ऊपर हमला कर रहे हैं ये। लेकिन सर हुकूमत खामोश है, हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही, बड़ा इख्तियार है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको कुछ चीजें शायद अभी ना बता सकूं, उसमें बहुत सारी मसलियत थी जिसकी वजह से ये इतनी लेवरेज ले गया, क्योंकि बहुत से लोग इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ना करने के लिए कह रहे थे और बहुत प्रेशर भी था। आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो भाई साहब उतरना नहीं चाह रहे थे, तो फिर आखिर में इन्होंने जनरल बाजवा साहब से कहा कि 3 काम कर दे तो मैं गवर्नमेंट छोड़ देता हूं। उसमें जो पहला काम यही था कि मेरे खिलाफ केसेस ना बनाए जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए, और वो बहुत अरसा तक वहां से ये कहा गया कि आप इसको अरेस्ट ना करें। लेकिन इसके जितने भी क्राइम्स हैं, तोशाखाना केस देख लीजिए, ना अली केस देख लीजिए, फॉरेन फंडेड केस देख लीजिए, ये जो फरा गोगी और शहजाद अकबर ने जो ये लैंड है, जो यूनिवर्सिटी की लैंड है, और वो जो पैसे हैं, ये सारे केसेस ओपन एंड शट केस हैं। अभी आप देख लीजिएगा जब ये सेशन कोर्ट में जाएगा तो मैं नहीं समझता मैं इस हक में हूं कि इसको फ्री ट्रायल देना चाहिए, लेकिन इसके पास कोई प्रूफ नहीं है उन चीजों का। और ये जो सिंपल है, तोशाखाना का केस ही काफी है इसके लिए। ये बता सकेगा ये सारी गड़ियां और चीजें इसने कहां से बेची और अपने अकाउंट से कितनी पेमेंट की है। तोशाखाना कोई बिजनेस नहीं है कि आप वहां से सस्ती चीज लें और मार्केट में जाके बेच आए और प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लें। तो ये देखिए, अल्लाह ताला का एक निजाम है, अल्लाह ताला पावर, रुतबा और ओहदा देके आपको आजमाता है, और फिर आपसे वो ओहदा, पावर और पैसा लेके आजमाता है। ये दोनों में फेल हुआ, मैं जरा 1 मिनट दूंगा रोकरी साहब को, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। रोकरी साहब, कोई एक्शन होगा इनके ऊपर? 1 मिनट आपके पास है, लग रहा है। डॉक्टर साहब, जो केसेस है ना, उनको कोर्ट के अंदर जाना और कोर्ट का काम है डिसाइड करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा, यानी अगर ये भी ये चोरी करती तो मैं उनका हाथ भी हुक्म देता कि काट दिया जाए। जब ये जो था इनका कॉन्सेप्ट, ये जो था मदीना की रियासत का, मैं उससे पहले दिन से इख्तिलाफ करता था कि हमें ये इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ तो एक है कि कोर्ट का काम है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फैसला दे, और जिसने जुर्म किया उसको उसके मुताबिक सजा दे। जो दूसरी चीज़ मेरे लिए और आपके लिए सबसे ज़्यादा या बाकियों के लिए है कि जो 18 साल से 22 साल के जो बच्चे हैं, हमने उनके दिलों में उनको जिस डायरेक्शन पे डाल दिया गया है, यानी उनका तजर्बा कितना है, उनका इल्म कितना है, आप ये दुआ करें कि हमारी ये नस्ल बच जाए और आगे आने वाले दिनों के अंदर ये पाकिस्तान के लिए बेहतर शहरी, हर चीज की डैमेज कंट्रोल हो सकती है, लेकिन जो ये समाज और अखलाकियात की है, ये डैमेज बड़ा मुश्किल है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, किसी स्टेज पर बहुत अहम इश्यूज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।